नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं आपको ग्रुप बी एलजीएस 70% क्वेश्चन पेपर का सलूशन लेकर के आया हूँ, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नायर द्वारा कंडक्ट किया गया था और ये हुआ है, एग्ज़ाम डेट हुआ है 5/3/2023 को। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ये एएमई एडब्ल्यूएम का एग्ज़ाम जो 70% कंडक्ट किया गया था, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, चूँकि एलजीएस में एक प्रोविज़न होता है, एक तो मेन एग्ज़ाम होता है, दूसरा जो लोग एग्ज़ाम को अपीयर नहीं कर पाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रह जाता है तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउड करता है, तो उनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का प्रोविज़न होता है। और ये केवल एलजीएस में होता है, एलडीसी में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं रखा गया है। जैसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स कि अगर आप एलजीएस की तैयारी कर रहे हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो आपको ये बता दें कि अपकमिंग एग्ज़ाम में भी एलजीएस में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का प्रोविज़न है। तो साथियों, इसका सलूशन मैं बताने चल रहा हूँ, जो कि बेस्ड ऑन लेटेस्ट मैनुअल्स पर होगा, प्लस जो नायर ने क्वेश्चन को आंसर एक्सेप्ट किया है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे द्वारा रिलीज किए गए जो भी एएमई एडब्ल्यूएम का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सलूशन देख लिए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके 80% से ज़्यादा प्रिपरेशन तो हो ही जाएगा वैसे भी, क्योंकि मैं जो इसमें आंसर्स है इनको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा और उसके जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं उनमें बताऊंगा कि क्या क्या इलोबरेट कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपका और भी क्वेश्चंस तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मैं अपील करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो एलजीएस का देने जा रहे हैं उससे संबंधित जितने हमारे वीडियोज रिलीज हो रहे हैं ये आपको स्वतः मिल जाए। आइए हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम बाय नायर फॉर 70% एलजीएस एएमई एडब्ल्यूएम, एलजीएस मतलब लिमिटेड ग्रुप सर्विसेज के लिए, ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट किया जाता है। एलजीएस में टोटल क्वेश्चन होंगे 110, जिसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 100। 60 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। पार्ट ए में क्या पूछा जाता है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स यानी आपके टेक्निकल्स, इंक्लूडिंग ऑप्शनल ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी यानी राजभाषा। टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 अटेम्प्ट करना रहेगा पार्ट ए में, यानी 10 क्वेश्चन जो है आपका राजभाषा का क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है। तो आपका ये आउट ऑफ 80 70 अटेंड करना है। पार्ट बी में इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस रूल रहेगा, जो कि 30 है, 30 में कंप्लीट आपको 30 करना है। इस तरह से 70 + 30 आपको 100 मार्क्स का रहेगा। करेक्ट मार्क्स के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट मार्क्स के लिए 0, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, आप ये समझ लीजिए। एलडीसी में निगेटिव मार्किंग रहता है और एलजीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पार्ट ए में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एयर प्रेशर एट विच ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज चार्ज इन आईसीएफ कोचेज। ऑक्सिलरी रिजर्वायर मीन एआर की बात कर रहा है। एआर आईसीएफ में कितना रहता है, 200 लीटर का रहता है बी बोगी माउंटेड में। एलएचबी में 125 लीटर का होता है, जो आपका ये रहता है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, ब्रेक के लिए, और 75 लीटर रहता है सीडीटीएस, जो कि अब सीडीटीएस है नहीं, तो ये कहाँ होता है, फ्लशिंग सिस्टम में। एंड एआर इज चार्ज बाय द एफपी बीपी का प्रेशर आपका ब्रेक पाइप सिस्टम के लिए, एफपी का प्रेशर एआर में जाता है और एफपी रहता है 6 kg, तो 6 kg से चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन फॉर कैरिंग आउट रोलिंग आउट एग्जामिनेशन। जब गाड़ियाँ दूर से आती हैं तो प्लेटफार्म पर जो है आपका रोलिंग आउट एग्जामिनेशन पॉइंट रहते हैं, वहाँ पर यहाँ करें नॉट इसेंशियल कंडीशन, जो कंडीशन नहीं है। तो देखिए, रोलिंग आउट के लिए स्पीड ऑफ ट्रेन शुड नॉट बी मोर देन 30 kmph। जब स्टेशन अप्रोच कर रहा हो तो 30 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशन तो रिक्वायर्ड है। देयर शुड बी एडिकेट अरेंजमेंट ऑफ द लाइट का अरेंजमेंट रहना चाहिए बोथ साइड से, बिकॉज आपकी नाइट या इवनिंग के टाइम में आपको, जिससे वो क्लियर दिखे। और साइट ऑफ रोलिंग पॉइंट सेल प्रोवाइडेड अनऑब्स्टेकेबल, मतलब कहीं पर कोई अवरोध न हो, जिससे आपको दोनों साइड से अंडर गियर एग्जामिनेशन हो सके, तो ये भी रिक्वायरमेंट है। स्पीड ऑफ ट्रेन शुड बी मोर देन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नॉट एन इसेंशियल, तो यही इसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग आरटीआर रेक
टेस्ट ऑफ कोचिंग रेक्स, हाउ मच रेट ऑफ ड्रॉप इन बीपी प्रेशर इंडिकेट्स इन द लीकेज सिस्टम। लीकेज सिस्टम में बीपी का अगर आप रेक टेस्ट कर रहे हैं तो बीपी एंड एफपी दोनों के लिए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 3 मिनट रहता है, और मैक्सिमम 3 मिनट के लिए लेते हैं, लेकिन पर मिनट जो है 0.2 kg। तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर बीपी बल्कि बीपी एंड एफपी दोनों के लिए होता है, ठीक है, लीकेज रेट। व्हाट टाइप ऑफ द कोच इज इंडिकेटेड बाई एनएमजी टाइप। एनएमजी न्यू मॉडिफाइड गुड्स रहता है, इसके लिए क्या होता है, नैरो गेज स्लीपर कोच, मीटर गेज स्लीपर कोच ऐसा नहीं है। मोटर कार कैरियर कोच इज कॉल्ड एनएमजी, एनएमजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो मोटर कार कैरियर कोच में यूज करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई LWACCN टाइप कोच। कोच जो ICF है और LHB के जो कोचेज होते हैं इनके अपने मैकेनिकल कोड होते हैं, लाइक दैट। जैसे नॉर्मल आदमी पूछता है कि हमको स्लीपर कोच में जाना है, AC कोच में जाना है, बट मैकेनिकल टर्म में इनके कोड रहते हैं। AC 3 टियर के अलग, AC 2 टायर के अलग, फर्स्ट AC के अलग, GS SLR इस तरह से रहते हैं। तो इसमें कह रहा है LW, तो यल अगर लगा है तो पहले जान लीजिए कि LHB रहेगा, तो यानी इस ऑप्शन 2 में से होगा। फिर WACCN स्लीपर कोच है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ इंडान जनरेशन कहा, अगर सेल्फ जनरेशन रहता तो G लगा रहता है यहाँ पर WG, तो सेल्फ जनरेशन होता है। इंडान जनरेशन तो LWACCN LHB के कोच है। और अगर ICF 3 टायर का होता इंडान जनरेशन तो यहाँ पर यल हट जाता, यल नहीं रहेगा और आपका WACCN रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A1 इज द करेक्ट आंसर। विद द इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइडिंग इंडेक्स पैसेंजर कंफर्ट, अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखिए राइडिंग इंडेक्स जो होता है RI हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये 0 से 10 के स्केल में मेजरमेंट किया जाता है, ये यूनिट लेस होता है। इसके एक फार्मूला होता है उससे कैलकुलेट किया जाता है, और स्पेशली RDSO जो है कुछ डिजाइन करने के पहले उसको जो है टेस्ट करके आपका कंफर्ट लेवल राइडिंग इंडेक्स बताता है। तो राइडिंग इंडेक्स जैसे आपका ICF जो है इसका 3.5 है और LHB का 2.5 है, LHB का 2.5। तो ये कम, जिसका वैल्यू कम होता है उसका मतलब है कंफर्ट लेवल अधिक होना। तो यहाँ कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करेगा तो कंफर्ट लेवल डिक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट फॉर दिस आंसर क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमॉन्ग्स द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट पावरिंग परसेंटेज ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत का पावरिंग परसेंटेज पूछा है, मैं आपसे बता देता चाहता हूँ कि इसके प्लेलिस्ट में आपको वंदे भारत का MCQ मिलेगा, जिसमें मैंने वंदे भारत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में जो ये प्लेलिस्ट रहेगा उसमें भी मिलेगा, तो आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको सारे वंदे भारत के क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। वंदे भारत इज नोन एज 50% पावरिंग, क्यों, क्योंकि उसके जो है आपका जो मोटर कोच होता है उसमें 4 जो है लगा रहता है आपका, मतलब अगर 16 कोच का रेक है तो 8 कोच में मोटर कोच रहेगा, और सभी मोटर कोच में जो है मोटर लगे रहेंगे। तो अगर 16 का है तो उसमें 8 है, और 8 में है तो यानी 4 में है, और 4 में है तो यानी 2 में है मोटर कोच, तो MC कोच कहते हैं। तो MC में 50% पावरिंग रहता है। आपका ये पावरिंग सिस्टम, आपके जो EMU चलते हैं लोकल ट्रेन, उसमें 3 में 1 में पावरिंग रहता है, तो 1/3 हो गया, 33% EMU के लिए रहता है। और जो मेट्रो रेल चलता है उसके 4 में 3 में रहता है पावरिंग, तो 3/4 66% पावरिंग होता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी हो गया। तो यानी यहाँ पर वंदे भारत में 50% पावरिंग। अंडर सिमिलर कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक ब्लॉक्स हैव हाईएस्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की बात कर रहा है। तो म्यू जो होता है आपका K टाइप का सबसे हाईएस्ट होता है 0.25। यहाँ ब्रेक पैड अगर होता, जो आपका LHB में यूज किया जाता है ब्रेक पैड, तो उसका होता है 0.35। अब यहाँ देखिए K टाइप का दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Which amongst the following indicates the correct value of the performance guarantee for the सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि ये पहले से बहुत सारे बार चेंज हुआ है। वेरी फर्स्ट जो है इसको 3% भी किया गया था कोरोना पीरियड्स में,
एक्चुअल में इसका 10% रहता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आ गया है, लेटेस्ट में आपका 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नायर ने जो इसका आंसर दिया है इसके में वो 3 दिया है नायर द्वारा, बट आपको ये कन्फर्म बता दूं कि ये आपका रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रेलवे बोर्ड के सर्कुलर से ही बता रहा हूँ। 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पीजी होता है, परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक। फॉर एलएचबी मेल एक्सप्रेस ट्रेन रन विथ राउंड ट्रिप अंडर 4000 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 में जो राजधानी वगैरह है, हाउ मच मिनिमम हाल्ट इज रिक्वायर्ड एट द अदर एंड, नॉन प्राइमरी एंड मतलब सेकेंडरी एंड पे कितना रहेगा, तो उसमें जो है 3 घंटे इसको ठहरना जरूरी होता है, जिससे गाड़ी का एग्जामिनेशन किया जा सके, ब्रेक पावर चेक हो सके और कंटिन्यूटी दिया जा सके। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए प्राइमरी मेंटेनेंस ट्रेन का एग्जामिनेशन कितनी देर होता है, तो प्राइमरी मेंटेनेंस का पिट लाइन एग्जामिनेशन 6 आवर्स होता है, तो ये आप जान लीजिए प्राइमरी मेंटेनेंस का। अब ये यहाँ राउंड ट्रिप दिया है 4000, ये तो एलएचबी के लिए है, और आईसीएफ का 3500 है, ये आप जान लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी रीजन फॉर अनकपलिंग ऑफ सीबीसी ऑन रन। अगर सीबीसी चल रहा है तो अनकपल ना हो, उसके लिए प्राइमरी रीजन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को बहुत समझना अति आवश्यक है। लॉक नॉट प्रॉपरली इंगेज्ड, यस लॉक नहीं इंगेज रहेगा तो अनकपल हो सकता है, तो ये तो रीजन है। इनइफेक्टिव एंटी क्रीप डिवाइस, एंटी क्रीप डिवाइस इफेक्टिव होना चाहिए, अगर इनइफेक्टिव है तो भी अनकपलिंग हो सकता है, तो यहाँ पूछ रहा है नॉट रीजन, तो कौन सा नहीं हो वो देखना है। एक्सेसिव प्ले बिटवीन द एंटी रोटेशन लग एंड बियरिंग पीस स्लॉट, ये भी होना चाहिए, अगर एक्सेसिव रहेगा तो आपका सीबीसी अनकपल हो जाएगा। कर्वेचर ऑन ट्रैक, कर्वेचर ऑन ट्रैक पर अनकपलिंग नहीं होना चाहिए, ये एक इसेंशियल रीजन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी अंडरस्लंग वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच। अंडरस्लंग वाटर टैंक 3 प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें रहता है 2 आपका 685 लीटर का और एक 450 लीटर का रहता है। ओके। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए डायमेंशन फॉर स्लैक एडजस्टर इन 13 टन। 13 टन आईसीएफ, यानी जहाँ ये बात कर रहा है एसएबी लगता था, ये पुराना क्वेश्चन है आईसीएफ का। तो 13 टन में जो है 16 ± 2 रहता था। ठीक है, अब तो एसएबी एलिमिनेट कर दिया गया है, बट अगर कहीं इंडियन रेलवे में चल रहा है तो वहाँ 13 टन के लिए 16 ± 2 है, और अगर ये 16 टन रहता है तो हाई स्पीड के लिए 16 टन में ये 22 + 2 रहता है, 16 टन के लिए 22 + 2 - 2। With reference to air brake system of ICF coaches, which amongst the following is the correct full form of the PEASD? ये मल्टीपल टाइम आ चुका है क्वेश्चन, इसको सबको जानना है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ दिस PEASD, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और एक आता है इसमें PEAV, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व है, जिससे आपका प्रेशर ड्रॉप होता है जब ये PST रोटेट होता है। तो इसका ICF में 8 mm होल रहता है और LHP में 19 mm होता है होल इसका PEAV में। ठीक है, तो ये आपके एक्स्ट्रा तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन फीड पाइप ऑफ मेन लाइन पैसेंजर कोचेज ऑफ इंडियन रेलवे। अब देखिए करेक्ट वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन फीड पाइप, तो ब्रेक पाइप में 5 kg और फीड पाइप में 6 kg, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो 6 kg और ये 5 kg। अगर यहाँ फीड पाइप की जगह ब्रेक पाइप रहता तो ये आपका करेक्ट वैल्यू होता। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियडिसिटी ऑफ द SS2 ऑफ द LHB कोच इन इंडियन रेलवे एज्यूमिंग किलोमीटर रन आर नॉट एक्सीडेड, मतलब नहीं एक्सीड कर रहा है, उस कंडीशन में आपका SS2। तो अब SS1 कितना होता है ये जान लीजिए कि 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर। ठीक है, SS2 आपका होता है 36 मंथ, 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, और SS3 होता है आपका ये 72 मंथ और 24 लाख किलोमीटर
ये यहाँ पर सब में लाख किलोमीटर रहेगा, लाख किलोमीटर। विच ईयर इज अर्लियर, बट यहाँ क्या करा है कि ये तो क्लियर है SS2, तो SS2 यहाँ पर 12 लाख किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ उस समय 36 मंथ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें और भी शेड्यूल बता दूं LHB का। D1 शेड्यूल जो डिपो में होता है, ये तो ट्रिप एवरी ट्रिप में होता है, ट्रिप शेड्यूल हो जाता है। D2 जो होता है ये आपका 1 मंथ और प्लस माइनस 3 डेज, और D3 जो होता है ये 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। ठीक, तो ये आपके D1, D2, D3 हो गए आपके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय 7th, 10th एंड 11th डिजिट वैगन नंबर ऑफ द स्कीम। बहुत अच्छा प्रश्न, ये कई बार आया है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि इंडियन रेलवे में वैगन को 11 डिजिट से डिनोट करते हैं, जिसमें पहला 2 डिजिट टाइप ऑफ वैगन होता है। ट्वाइस आप याद कर लीजिए, TOYICA, मैं बार बार आपको बताता हूँ। फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है टाइप ऑफ वैगन हो जाता है। दूसरा दूसरा 2 डिजिट जो होता है ये ओनिंग रेलवे हो जाता है, और तीसरा 2 डिजिट जो है ये आपका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, और फिर 4 डिजिट जो रहते हैं ये आपका हो जाता है इंडिविजुअल वैगन नंबर, और लास्ट का डिजिट एक जो है आपका चेक डिजिट। तो ये हो गए 2 2 4 2 6 4 10 1 11 डिजिट हो गई ये। तो अब यहाँ पूछ रहा है 7 10th डिजिट, तो ये पहला 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 4 5 6 7 8 डिजिट, तो 7 to 10th कह रहा है, 7 to 10th, तो यानी 7 8 9 10 4 डिजिट होंगे, तो 4 डिजिट अगर होंगे तो ये क्या हो जाएगा इंडिविजुअल वैगन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। व्हाट इज द POH पीरियडिसिटी ऑफ BCNHL कवर्ड वैगन का पीरियडिसिटी, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करने हैं। मैंने POH पीरियडिसिटी वगैरह का भी एक वीडियोज़ बनाया है, जो आपके लिंक में मिलेगा या इसके प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप ज़रूर देख लीजिए सभी। वो लेटेस्ट मैनुअल पर आधारित सभी आपके POH और ROH दिया गया है। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी POH और ROH का ही रहता है, तो आपको याद करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं स्लाइड यहाँ पर बता दूँ कि C कवर्ड वैगन के जनरली POH 6 ईयर्स बाद होते हैं, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए 6 ईयर्स। और अगर ओपन वैगन है तो ओपन का फर्स्ट जो है POH 6 ईयर्स है, और सब्सिक्वेंट जो है 4.5 ईयर्स है। जनरल में सब पर नहीं लागू होगा, बट एक बेसिक आइडिया आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पर BCNHL दिया रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है POH कितने वर्ष बाद उपरांत है, तो ये 6 ईयर्स बाद। अगला प्रश्न देखिए 19, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इन प्रीमियम एयर ब्रेक BCN रेक्स। प्रीमियम ब्रेक देखिए, अगर इंड टू इंड है तो मैं यहाँ पर सब बता दूँ, इंड टू इंड आपका 90% वर्जिनेटिंग स्टेशन से यहाँ वर्जिनेटिंग पूछ रहा है, और प्रीमियम है तो 95%, और अगर आपका CC रेक है क्लोज्ड सर्किट रेक तो 100% वर्जिनेटिंग में। इन रूट में यहाँ पर आपका ये 90% दिया है, 75% हो सकता है, इसमें कुछ नहीं, नील दिया है कि जितना है उतना ही रहना चाहिए 90%, क्योंकि रेलवे बोर्ड के गाइडलाइन कुछ नहीं है, और ये 90% तक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका है, तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रीमियम रेक तो 95%, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ BLCA बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन है, तो कंटेनर वैगन का 100 kmph, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच इज द फॉलोइंग कमोडिटीज इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग BTPN टैंक वैगन है, टैंक वैगन में हमेशा नैफ्था, केरोसिन और क्रूड ऑयल, तो ये क्रूड ऑयल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सीमेंट वगैरह आपके कवर्ड वैगन में भेजे जाते हैं, स्टील आपके दूसरे टाइप के वैगन में भेजे जाते हैं। यहाँ पर BTPN का पूछा है तो क्रूड ऑयल। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन वैगन ऑफ द इंडियन रेलवे फिटेड इन BMBS बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम आया है, ट्विन पाइप सिस्टम है, ट्विन पाइप में इसमें 2 आपके ब्रेक सिलेंडर है, और बाकी जो अंडर गियर है अंडर फ्रेम माउंटेड है, जो पहले के हैं सिंगल पाइप, उसमें 1 ब्रेक सिलेंडर आता है। तो ये आपका BMBS है, इसमें डबल एक्टिंग है ब्रेक सिस्टम, इसमें SAB का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपके 2 रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग हार्ट एक्सल इन इंडियन रेलवे वैगन। हार्ट एक्सल को
भारतीय रेल के वैगन में निम्न में से कौन सी परिस्थिति शीघ्र होने वाले हार्ट एक्सल का संकेत नहीं है? हार्ट एक्सल के लिए क्या है? एक्सल बॉक्स टेम्परेचर हायर देन 80 डिग्री, तो ये तो है। एबनॉर्मल साउंड फ्रॉम एक्सल बॉक्स, ये भी है। ग्रीस ओजिंग हो रहा है, तो ये भी है। फ्लैट प्लेसेस, यस दिस वन इज नॉट ए सिम्टम्स फॉर द हार्ट एक्सल, चूँकि फ्लैट प्लेसेस व्हील पर होता है और ये सब एक्सल बॉक्स के लिए हैं, बियरिंग रहता है, तो इसलिए है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इन इंडियन रेलवे वैगन एयर ब्रेक सिस्टम APM restricts the brake cylinder pressure coming from the distributor valve in empty condition। देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, जो भी वैगन है इसमें क्या है, एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस लगे थे पहले के, एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस। अब वो क्या करते हैं, अगर गाड़ी वैगन एम्प्टी है तो उसमें ब्रेक फोर्स कम लगेगा, और लोडेड है तो ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा। ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा यानी ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा रहना चाहिए। तो एम्प्टी लोड बॉक्स को जब BLC आए तो वहाँ पर इन्होंने LSD लगाया, लोड सेंसिंग डिवाइस। और अब जो BMBS आ गया है वहाँ पर इन्होंने APM लगाया है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉड्यूलेशन डिवाइस। इन सब का काम क्या है कि जब गाड़ी एम्प्टी होती है तो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 2.2 kg जाना चाहिए, और अगर लोडेड है तो 3.8, तभी तो ब्रेक पावर बढ़ेगा, ब्रेकिंग फोर्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है एम्प्टी कंडीशन, तो 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहेगा। 3.8 रहेगा जब ये लोडेड कंडीशन में रहेगा, तो यहाँ एम्प्टी में पूछा है। APM आपका गाड़ियों में 1 लगता है, और LSD जो है ये पर वैगन 1 है और ये पर वैगन 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब टोटल वेट ऑफ द लोडेड वैगन? लोडेड वैगन का करेक्ट क्या डिफाइन कर रहा है? टियर वेट प्लस कैरिंग कैपेसिटी, टियर वेट प्लस एक्सल लोड, यस टियर वेट प्लस कैरिंग कैपेसिटी इज द ग्रास लोड। ग्रास लोड आपका यही होता है। तो टोटल लोड पूछ रहा है वेट ऑफ द लोडेड वैगन, तो टियर वेट कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब जिसमें जितना उसमें लोड किया जा सकता है, और टियर वेट मतलब खाली वैगन का वेट। 26 व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रेक प्रेशर इन द लास्ट वैगन ड्यूरिंग RTR टेस्ट ऑफ 58 वैगन? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अप टू अगर 56 वैगन है तो वैगन मैनुअल कहता है कि 4.8 और 5.8 प्रेशर रह सकता है, ये BP का और ये FP का। खैर वैगन में अभी BMBS आया है 4.8, और अगर 56 से ज़्यादा हो रहा है तो 4.7। तो यहाँ पर 4.7 तो BP ही है, यानी सिंगल वाले हैं, सिंगल पाइप सिस्टम है, तो 4.7 है। तो आपका ये अगर 56 है अप टू 56 4.8, बियॉन्ड 56 4.7, तो यहाँ पर 58 बोला है इसलिए ये 4.7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन वैगन? ओपन वैगन देखिए बॉक्सियन वैगन, यस यही ओपन वैगन है। तो O फॉर ओपन है, B के बाद जो है, और C फॉर कवर्ड है, और ये भी C कवर्ड है। तो आपका ये दोनों कवर्ड हो गए और ये ओपन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द वेरिएशन ऑफ ट्रेड डायमीटर ऑफ द व्हील ट्रेड टायर ऑन द सेम एक्सल आफ्टर फ्रेश टर्निंग ऑन द व्हील शुड नॉट एक्सीड। देखिए अब ये आप जान लीजिए कि अगर कोच के लिए क्या होता है, सेम एक्सल पर 0.5, सेम बोगी में 5 mm, और सेम ट्राली में मतलब कोच में 30। यहाँ मैं कह दूँ सेम एक्सल, और यहाँ कह दूँ सेम बोगी, और यहाँ कह दूँ सेम कोच। और अगर वैगन की बात करें तो ये 0.5 और ये 13 और ये 25। ठीक, तो यहाँ ना तो कोच पूछा है ना वैगन पूछा है, बट फॉर्चुनेटली क्या है कि सेम एक्सल पे 0.5 होता है, तो 0.5 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हील डिफेक्ट? व्हील डिफेक्ट कौन सा नहीं है? थिन फ्लेन, शार्प फ्लेन, इनसफिशियंट रूट रेडियस, हार्ट अटैक। यस ये तीनों आपके व्हील डिफेक्ट हैं, WD है, और ये हार्ट एक्सल जो है व्हील डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये व्हील पर होता है, ये एक्सल पर है, बियरिंग पर होता है हार्ट एक्सल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CBC असेंबली यूज्ड इन इंडियन रेलवे? क्या नहीं है, यानी आपको CBC के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो नकल होता है, योगपिन होता है, स्ट्राइकर कास्टिंग होता है, EM पैड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉट ए पार्ट ऑफ CBC, ये CBC का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कशॉप मैन्युफैक्चर
140 टन गोटवाल, 140 टन का आपको जमालपुर वर्कशॉप जो है ये प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रोफार्मा ऑन कास्ट इज नॉट चार्ज ऑन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द वर्क आर्डर। वर्क आर्डर जोनल रेलवे का जो रहता है इसमें प्रोफार्मा ऑन कास्ट नहीं चार्ज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट पेड इंसेंटिव अंडर CLW इंसेंटिव। देखिए CLW होता है और GIS रहता है, तो CLW में कौन नहीं होता है, किसको नहीं पेड किया जाता है, यानी डायरेक्ट वर्कर को तो पेड किया जाता है इसेंशियल, इनडायरेक्ट वर्कर को भी पेड किया जाता है, SSCs को भी। नन ऑफ द गिवन आंसर इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी ये CLW सभी को दिया जाता है। इन रेलवे रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप AJTB मशीन इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। देखिए ये एक्सल टर्निंग रहता है, एक्सल जर्नल का टर्निंग मशीन होता है, तो यहाँ पर देखिए तो मशीन ऑफ बोगी, मशीन ऑफ का टर्निंग ऑफ एक्सल जर्नल, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ये वर्कशॉप के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजिंग PERT चार्ज। PERT और CPM यूज करते हैं, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू एंड टेक्निक, जो आपका वर्कशॉप में इफेक्टिव वर्किंग करने के लिए किया जाता है, तो इसमें से कह रहा है क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस, जो भी रिसोर्स है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, तो इसलिए PERT का उपयोग किया जाता है। फाइंडिंग आउट क्रिटिकल पथ, मतलब क्रिटिकल पथ में कितना रहेगा उसको हम इससे PERT से लेते हैं, क्रिटिकल पथ में बताया ही। रिड्यूसिंग आइडियल टाइम ऑफ द मशीन, यस, आइडियल टाइम मतलब कि जितनी देर वो मशीन को मैक्सिमम यूज करें वो किया जाता है। टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म ऑफ वर्कर, नहीं, ये PERT जो है इसके लिए होता है, एब्सेंटिज्म के लिए नहीं, तो ये कह रहा है कि नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो 4th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल जो है आपका मिग में यूज होता है इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में, टिक वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट्स आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, लेआउट्स यूज किए जाते हैं, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, हाइब्रिड लेआउट। हाइब्रिड लेआउट का मतलब प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों हो जाता है, और प्रोसेस लेआउट जो है आपका यूज किया जाता है प्रोसेस करने के लिए, मतलब पहले आपका मिलिंग करना है, फिर ड्रिलिंग करना है, फिर तो ईच प्रोसेस के लिए ग्रुपिंग कर लेते हैं उसमें। प्रोडक्ट लेआउट जो है आपका मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि नायर ने जो है इसमें प्रोसेस लेआउट को करेक्ट आंसर माना है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है आपके बुक में दिया गया है कि मास प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट एंड सुटेबल लेआउट्स होता है प्रोडक्ट लेआउट, सो आई एम गिविंग द करेक्ट आंसर प्रोडक्ट लेआउट। इवन तो अगर नायर ने नहीं कंसिडर किया है, इट मीन्स कि किसी ने क्लेम नहीं किया है, इस क्वेश्चंस को एज इट इज छोड़ दिया गया है, सो दैट ही हैज़ कंसिडर्ड द प्रोसेस लेआउट, आई थिंक सो दैट मे बी। विच आर द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द शार्ट पिनिंग प्रोसेस। शार्ट पिनिंग क्या होता है कि ये गर्म छर्रे टाइप के रहते हैं, उससे ये करते हैं, तो क्या है, फैक्ट इज नॉट ट्रू। इट रिजल्ट्स द चेंज ऑफ सरफेस प्रॉपर्टीज बाई इंड्यूसिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक गन से जो है इस पर मारा जाता है सरफेस पर। इट कैन यूज कास्ट स्टील शार्ट, इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस रेजिस्टेंस टू फटीग, इट हेल्प्स टू रेजिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द क्रैक्स ऑफ द मटेरियल। इज नॉट ट्रू, क्या नहीं ट्रू, तो यही ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट ट्रू, चूँकि इट रिजल्ट टू रिड्यूस नहीं, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फटीग उसके लिए होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 व्हाट इज द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर द एडल्ट वर्कर। एडल्ट वर्कर आपका 48 आवर्स के लिए है, 6 days 8 आवर्स, तो आपका 48 आवर्स। CTRB इज यूज्ड व्हील सेट कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग। CTRB कहाँ यूज किया जाता है, फीड बोगी में यूज किया जाता है, तो यस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ICF में आपका स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज किया जाता है, ठीक है, और वैगन में भी CTRB ई टाइप का यूज किया जाता है। 41 विच अमंगस्ट द फॉलोइंग फुली डिफाइंस फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेटर इन न्यूमेटिक सिस्टम। ये डीजल का आ गया क्वेश्चन। टू मिनिमाइज वियर एंड टीयर कंपोनेंट्स एंड इनहेंस दियर यूजफुल लाइफ।
टू रिड्यूस फ्रिक्शन मूविंग कंपोनेंट, टू लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट्स ऑफ द ईयर, स्मूथ ऑपरेशन, ऑल ऑफ द सभी इसके लिए हैं। लुब्रिकेंट्स जो हमारे आपके बाइक में, लोकोमोटिव में या मोटर कार्स में यूज किए जाते हैं तो इसी पर्पज़ के लिए होते हैं, तो इसलिए ये कॉमन सेंस से भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर फर्स्ट वंदे भारत सेट ट्रेन सेट, जो पहले ट्रेन 18 के नाम से चलता था वही अभी ट्रेन सेट के नाम से हो गया है, और ट्रेन सेट को अभी वंदे भारत कहा जाता है क्योंकि इंडियन फीलिंग आनी चाहिए। ये प्रोड्यूस किया है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डज नॉट हैव ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम किस यूनिट में नहीं है? तिरुपति में, मैनचेस्टर में, भोपाल में, खड़गपुर। ये देखिए यहाँ सभी जगह तीनों में GIS है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम एंड CLW पैटर्न, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप वाला CLW इंसेंटिव। इंडिया में सबसे पहले चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क में CLW पैटर्न लागू हुआ था 1954 में, ठीक है, 1954 में। एंड खड़गपुर वर्कशॉप में जो है ये नहीं लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो मिनिमम, न्यूनतम कितना मेजर कर सकता है उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ इट द ग्रेटेस्ट वैल्यू कैन बी, नहीं तो हाफ। ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 44 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है, हाउ मेनी इनर रेसेस प्रोवाइडेड इन वन ई टाइप CTRB। CTRB मैंने बताया CTRB ई क्लास का यूज किया जाता है वैगन में, और इनर रेस, इनर रिंग जो है ये 2 रहते, 2 इनर रेस होता है, उसी को इनर रिंग भी कहते हैं। वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड बाय द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। वर्किंग टाइम टेबल हर एक डिवीजन में इशू किया जाता है और ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा होता है। इसको तैयार करने के लिए PCOM बनाते हैं इसको। इसमें डिफरेंट टाइप के जैसे ग्रेडियंट्स वगैरह है, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, ये सब मेंशन किए रहते हैं। WTT वर्किंग टाइम टेबल, तो ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा होता है। 46 क्वेश्चन नंबर का आंसर 1। अगला प्रश्न देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉचिंग एंड रिपोर्टिंग फ्लैट टायर ऑफ द गुड्स ट्रेन रन। अगर कोई गाड़ी जा रही है तो कौन गुड्स ट्रेन में फ्लैट प्लेसेस है इसको बताने के लिए जिम्मेदार नहीं है। गेटमैन तो रेलवे स्टाफ है तो इसको बताना है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को भी बताना है, रोलिंग इन स्टाफ को बताना है। ट्रेन पैसेंजर जो होता है इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बताए कि फ्लैट टायर है आपके गाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट है, क्योंकि वैसे भी यहाँ गुड्स ट्रेन कहाँ है तो गुड्स ट्रेन में पैसेंजर रहेगा ही नहीं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यदि कोचेज है, पैसेंजर है, तो वहाँ पर वो एक्चुअल एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज कर सकता है, तो इंडिकेट कर सकता है, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम। Which of the following facility is not available in main page of the रेल मदद वेबसाइट। रेल मदद का वेबसाइट है जिसमें मेन पेज पर जो आता है इंटरफेस, उसमें क्या नहीं है। ट्रेन कंप्लेंट तो है, स्टेशन कंप्लेंट है, फ्रेट पार्सल इंक्वायरी भी है, एम्प्लॉइज ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ये नहीं है। 4th नंबर जो है आपका नहीं है, चूँकि रेलवे में एम्प्लॉइज़ ग्रीवियंसेस रिड्रेसल के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, ये पैसेंजर के लिए है, तो ये रेल मदद। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज द बेसिस ऑफ इंडिकेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोचिंग स्टॉक फॉर रनिंग कोचिंग ट्रेन्स। कोचिंग ट्रेन को रन करने के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है कोचिंग स्टॉक के लिए? तो रेक लिंक इज़ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हर एक रेलवे में जो है रेक लिंक, किसी भी ट्रेन के लिए रेक लिंक जारी किया जाता है, जिसको देखते हैं कि यह गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बाद, टर्मिनेटिंग करने के बाद इसको एक्सटेंड किया जाना है या सेम रेक को किसी दूसरे डेस्टिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ ऑल थिंग्स प्रोवाइडेड इन द रेक लिंक इंक्लूडिंग द कंपोजिशन, फॉर्मेशन, टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन रेक लिंक, सो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कोचिंग स्टॉक। क्रू लिंक होता है आपके लोको के लिए होता है, ठीक है, लोको में मतलब क्रू को बुकिंग करने के लिए। हु एमंग्स द फॉलोइंग इज एथराइड टू रिजर्व रिवाइज और इशू सब्सिडियरी रूल। GSR जो है इसको आपका प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर जो है
ये जनरल एंड सब्सिडियरी रूल जो होता है PCOM जो है इसके लिए है वो रिवाइज करते हैं। मतलब गाड़ी को चलाने के लिए एक तो आपका मैनुअल होता है, एक लोकल उस ज्यूरिडिक्शन के रहते हैं उसके लिए G&SR होता है। 51 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग इज सिक्योर्ड मेथड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द इंडियन रेलवे। सबसे सिक्योर्ड मेथड क्या है? कंट्रोल टेलीफोन है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। एज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग सेम, सब पैरामीटर सेम हो विद द इंक्रीज इन रोटेशन रेडियस ऑफ द मेन जीप लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन। देखिए मान लीजिए ये है आपका मिडल पोर्शन और इधर रहता है काउंटर वेट और इधर से लिफ्ट करना है, तो ये कोशिश किया जाए कि अगर ये दोनों मिड में रहें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, अच्छा हाइट उठा। अभी तो इंक्रीज रोटेशन ऑफ रेडियस पे, अब इसको बढ़ा देंगे तब क्या होगा? लिफ्टिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर काउंटर वेट ज़्यादा लगेगा, ये लंबा हो गया तो आपका ये डिक्रीज हो जाएगा। दिया है व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रनिंग स्पीड ऑफ 140 टन गोटवाल डिजाइन क्रेन न्यू मॉडल का मेन लाइन इंडियन रेलवे पर, ये 100 kmph के लिए है। तो आपका क्रेन कहाँ रहता है? क्रेन जो है ART में होता है। ART आपका A, B, C 3 टाइप के रहते हैं ART, और A वाले में 140 टन यूज किया जाता है। तो ये है। 50 नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग propping condition is the lifting capacity of 140 ton गोटवाल डिजाइन क्रेन मैक्सिमम फ्री ऑन रेल, हाफ काउंटर वेट विथ फुल ड्रॉप, फुल काउंटर वेट विथ फुल ड्रॉप। इसमें क्या होगा? आप वही जो पहले मैंने बताया कि फुल काउंटर वेट फुल ड्रॉप करेंगे तो ये सबसे बढ़िया होगा। मतलब निम्नलिखित में किस प्रॉपिंग स्थिति में डिजाइन क्रेन भार उठाने की अधिकतम क्षमता? तो अधिकतम क्षमता तो यही है। दोनों को मतलब काउंटर वेट और ये लेंथ बराबर रखिए आपस। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल B क्लास ART डज नॉट है। B क्लास ART मैंने बताया कि टूल एंड इक्विपमेंट रहता है, स्टाफ का रहता है, 140 टन नहीं रहता है। ये B और C 3 कार रहते हैं, 3 टाइप के आपके ART। तो A में 140 टन रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। इसमें तो केवल टूल वैन रहता है, ठीक है, ब्रेक वैन, और इसमें अदर सभी रहेंगे बट 140 टन नहीं रहेगा। कोलिजन ऑफ 2 ट्रेन्स इज ए कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। कोलिजन हो A1 से A4, कॉन्सिक्वेंशियल होता है, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, 2 तरह के रहते हैं। तो कॉन्सिक्वेंशियल में A1 से A4, B1 से B4 ये आपका फायर के लिए होता है, और C1 से C1 ये लेवल क्रॉसिंग के लिए रहता है। ठीक है। द मैक्सिमम टारगेट टाइम फॉर स्टार्टिंग एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, जिसको हम ART कहते हैं, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART आपका A, B, C टाइप के रहते हैं, क्लास के होते हैं। अब इसमें करा डे टाइम में ऑर्डिनरी एज्यूमिंग आइडियल ART प्लेसमेंट विद इन बोथ साइड, इसकी जरूरत नहीं रहती है। ART का 30 मिनट डे टाइम में है और आपका 45 मिनट है नाइट टाइम में, नाइट में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Who among following is authorized by railway board to prepare and update accident manual? Accident manual को कौन रेलवे बोर्ड के द्वारा एथराइड किया जाता है? तो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं PCSO, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड अपडेट एक्सीडेंट मैनुअल। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव हैज हाईएस्ट हार्स पावर एमंग द गिवन ऑप्शन। तो जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? WDM3A, WDG 4G, 6G 4G। ये 4 का मतलब 4000 होता है, जी यहाँ 4500 का है, और 6G हो जाए 6000 है। तो ये आपका WDG 6 जो है ये सबसे ज़्यादा हार्स पावर का है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेल्स प्रोवाइडेड इन WDG 4G लोकोमोटिव में? डेल्स जो दिया गया है ये है टू लिमिट ट्रैक्टिव इफर्ट्स ऑफ लोकोमोटिव इन इंडिकेटेड सेक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इन एल्को WDM3A लोको डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट लोको स्पीड फ्रॉम व्हील्स टू स्पीडोमीटर। व्हील से स्पीडोमीटर के लिए आपका एक्सल जनरेटर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SA9 इंडिकेटिंग ब्रेक वॉल?
ये देखिए ब्रेक लगाने के लिए लोको में 2 होता है, S9 रहता है और SA9 रहता है, ये 2 रहते हैं वाल्व आपका ब्रेक लगाने के। SA9 फॉर ट्रेन सिस्टम के लिए रहता है, SA9 सेल्फ कर लीजिए, सेल्फ लोकोमोटिव के लिए रहता है। तो ब्रेक एप्लीकेशन इन लोकोमोटिव ओनली में SA9 यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following situation is not a cause of immediate shutdown of Elco locomotive? को immediate shutdown कौन नहीं करेगा? Lube oil pressure drops below critical level and OPS activated. Yes हो जाएगा। Cooling water level drops below critical level and LWS activated, तो इस समय भी shutdown हो जाएगा। Hot engine alarm is activated, तो नहीं होगा, hot engine alarm में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। एयर प्रेशर इन मेन रिजर्वायर ऑफ एल्को लोकोमोटिव इज मेंटेन एट 10 kg का प्रेशर मेंटेन करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम इन द एल्को लोको? डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है कि ये आपको जो आपका ट्रैक्शन मोटर रहता है इसको एज ए जनरेटर करने लगता है, जनरेटर यूज कर लेता है, तो जनरेट करने से उससे भी ब्रेकिंग लगता है, तो वही है डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें कह रहा है नॉट ट्रू, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग डायनेमिक ब्रेकिंग ट्रैक्शन मोटर वर्क्स एज ए जनरेटर इज नॉट ट्रू। बाय यूजिंग डायनेमिक ब्रेक वियर एंड टियर ऑफ द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील कैन बी रिड्यूस्ड। बाय यूजिंग डायनेमिक ब्रेक ट्रेन कैन बी कंट्रोल्ड मोर स्मूथली विथ लेसर जर्क। यस, यूज ऑफ डायनेमिक ब्रेक लीड्स टू इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन। नहीं, इसमें तो फ्यूल कंजप्शन नहीं होगा, बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 नॉट ट्रू स्टेटमेंट। बाकी ये तीनों आपके डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम को असिस्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। Amongst the following which instrument is used for measuring specific gravity of electrolyte of the battery या डीजल लोकोमोटिव? डीजल या देखिए लिक्विड के लिए डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करने के लिए आपका हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोमीटर यूज किया जाएगा। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, और हाइड्रोमीटर जो है ये एयर का ह्यूमिडिटी नापते हैं, तो उसके लिए होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज द 1। व्हाट इज परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ रूट वियर इन व्हील ऑफ द लोकोमोटिव डीजल? रूट वियर जो है 6 mm होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फ्लेंज वियर 3 mm है, फ्लेंज वियर आपका 3 mm है, रूट वियर आपका 6 mm है, और टोटल ट्रेड वियर जो है आपका लोको में 6.5 है फॉर डीजल लोकोमोटिव। और इन सब में व्हील का डायमीटर अगर आ जाता है कई बार, तो व्हील का डायमीटर लोकोमोटिव का 1092 + 5 - 0। ठीक, ये आपका व्हील डायमीटर रहेगा मैक्सिमम। ठीक, और अगर इसमें कंडमिंग पूछ लेता है तो कंडमिंग आपका 1012 है आपके कोचिंग के लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए, और 1008 जो है ये आपका कंडमिंग लिमिट है आपका गुड्स के लिए। ये आपके एडिशनल जानकारी हो गए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ डिफरेंस इन व्हील डायमीटर ऑफ द सेम एक्सल इन डीजल लोकोमोटिव एट द टाइम ऑफ टायर टर्निंग? फिर यहाँ पर पूछ लिया सेम एक्सल, तो डीजल और इलेक्ट्रिक में थोड़े से डिफरेंस है, बट सब में जो है यहाँ सेम एक्सल पर 0.5 है, तो 0.5 इज द करेक्ट आंसर। और स्पेशली ये भी पूछा है कि ऑन टायर टर्निंग अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है एक्सल टायर टर्निंग। टायर टर्निंग और सर्विसिंग के लिए अलग है, तो सर्विसिंग में 0 ही है, और बट टायर टर्निंग में 0.5 है। व्हाट इज हार्स पावर ऑफ WDP4 WDG4 लोकोमोटिव? तो ये WDG4 का दिया है, अगर 4G दिया होता तो 4500 होता है, यहाँ 4 है तो 400 है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टर्बो सुपर चार्जर इन डीजल लोकोमोटिव? टर्बो सुपर चार्जर जैसे आपको टर्बो इंजन लग करके आपको 4 व्हीलर्स वगैरह में आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेज होते हैं इनको टरबाइन में भेज करके और टरबाइन से कंप्रेसर को चला करके मैक्सिमम जो है बर्निंग कर देते हैं ब्रेक सिलेंडर के जो है एयर को। तो यहाँ पर देखते हैं, टू प्रोवाइड कंप्रेस्ड एयर टू इंजन फॉर कंप्लीट फ्यूल कंजप्शन, टू सर्कुलेट एयर ड्राइविंग, टू प्रोवाइड नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड कंप्रेस्ड एयर टू इंजन फॉर कंप्लीट फ्यूल कंजप्शन। वही मैंने बताया कि एग्जॉस्ट गैसेज को यूज करता है टरबाइन, फिर उसको कंप्रेसर चला करके मैक्सिमम फ्यूल कंजप्शन को बढ़ा लेते हैं।
जिससे गाड़ी की इफिशियंसी बढ़ जाती है। स्पेशली इट इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द एक्सीलरेशन और गोइंग एट द हाई ग्रेडियंट पर अगर चढ़ रहा है गाड़ी तो उस समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ये टर्बो सुपर चार्जर है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑफिशियल, देखिए अभी 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल हो गए। अब 10 जो है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। 10 राजभाषा का क्वेश्चन आ गया है, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पार्ट ये फिनिश होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। वेन वर्ल्ड हिंदी दिवस, हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और अगर इंडिया में रहता है तो 14 सितंबर है। ठीक है, हिंदी दिवस पूछ लिया। इन विच स्क्रिप्ट मराठी लैंग्वेज इज रिटन, मराठी लैंग्वेज जो है देवनागरी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 द कंट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड हाउ मेनी रीजन, तो क ख ग 3 रीजन में है। क ख ग ये आपको याद करने हैं, तो 3 रीजन तो यहाँ पर है। अंडर रूल 5 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, रिप्लाई ऑफ द लेटर रिसीव्ड इन हिंदी शुड नेसेसरली बी गिवन इन विच लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज में? हिंदी में दिया है तो हिंदी में ही आपको आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 दादर नगर हवेली दमन द्वीप, ये आपके देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दादर नगर हवेली, ये सब आपके ख में आते हैं, तो ये बी रीजन ख क्षेत्र पार्ट 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। अब 22 लैंग्वेज में पूछ रहा है कौन सा नहीं सम्मिलित किया गया। असमिया तो है ही, संस्कृत है, उर्दू है, अवधी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन, मतलब उसका पढ़िए तो डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक सही होता है। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप या मसौदा भी सही है। चार्जशीट मतलब आरोप पत्र। एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, अतिरिक्त मंडल, ये अतिरिक्त नहीं बल्कि अपर मंडल रेल प्रबंधक को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन, एफिडेविट शपथ पत्र लेते हैं तो ये सही है। अलाउंसेज मतलब भत्ता। क्लियरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण। डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, मंडल यांत्रिक अभियंता रहना चाहिए, मैकेनिकल का तो लिखा नहीं, यांत्रिक, तो ये 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड कमेटी ऑफ इंडियन रेलवे, रेलवे की क्षेत्रीय राजभाषा के लिए आपका जनरल मैनेजर होते हैं, और मंडल राजभाषा के लिए चेयरमैन डीआरएम हो जाएंगे, ये मंडल राजभाषा के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके 80 क्वेश्चंस ये तैयार हो गए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी में। पार्ट बी का देखिए पहला क्वेश्चन। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन देखिए, एडमिशनल ज्वाइनिंग टाइम फॉर द रेलवे सर्वेंट अंडर ट्रांसफर इज डेज प्रोवाइडेड डिस्टेंस बिटवीन द न्यू स्टेशन टू वेयर ट्रांसफर एंड ओल्ड स्टेशन 2000 किलोमीटर। देखिए अप टू 1000 किलोमीटर है तो आपको 10 दिन मिलेंगे। अप टू 2000 किलोमीटर है तो आपको 12 दिन मिलेंगे, और 2000 से ज़्यादा है ग्रेटर देन 2 के तो आपको 15 दिन मिलेंगे, सब्जेक्ट टू कि आपने उस डिस्टेंस को एयर ट्रेवल न किया हो। एयर ट्रेवल करेंगे तो 12 दिन, अदरवाइज 15 डेज। तो यहाँ पर पूछ रहा है 2001 से ज़्यादा, तो मैंने बताया 15 दिन, तो ये 15 डेज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब जो नियम है इसमें अगर आपका 20 किलोमीटर से ज़्यादा आपका ज्यूरिडिक्शन चेंज हो रहा है तो आपको 80% ऑफ द बेसिक आपको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट भी मिलता है। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल टू द मेल रेलवे सर्वेंट फॉर द फर्स्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फॉर द पीरियड ऑफ, देखिए 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, मतलब 2 या 1 बच्चे हो तभी आपको मिलता है, 2 से अधिक के लिए नहीं मिलता है। तो ये 15 दिन मिलता है पैटर्निटी लीव, जो आपको विद इन 6 मंथ अवेल करना होता है। अंडर डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड टू माइनर पेनाल्टी चार्जशीट, माइनर पेनाल्टी के लिए ये सब 11 दिया जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू अपील विथ यू कि इस प्ले लिस्ट में या इसके डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स का और पेनाल्टीज़ के, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल एंड रेलवे
के बहुत सारे रूल्स को मैंने बना दिया है, अभी लेटेस्ट बनाया है, उनका वीडियो आप जरूर कर लीजिए, देख लीजिए, जिससे आपको ये सब जानकारी हो जाए। SF1 देखिए, ये सस्पेंशन के लिए होता है। SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए इम्पोज किया जाता है। SF7 जो है इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होता है स्टैंडर्ड फार्म, तो उसमें मैंने सभी स्टैंडर्ड फार्म का ही बहुत छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ माइनर पेनाल्टी पूछा है तो SF11। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, फिर देखिए मैंने बता दिया कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का भी वीडियो बनाया हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिए। ये किस पर लागू होता है? देखिए, चार्जशीट तो बताया कि UPSC के कैंडिडेट पर नहीं लागू होता है, बट यहाँ पर ये ऑल रेलवे एम्प्लॉई, दोज हु आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल सब पर लागू होता है। तो ऑल गस्टेड एंड नॉन गस्टेड सभी एम्प्लॉइयों पर, तो 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल, while passing order for imposing a penalty, disciplinary authority should invariably pass। जब देखिए NIP यानी जो दिया जाता है उसके पहले आपका ये पासिंग ऑर्डर करता है फाइनल, तो इसमें क्या हो, स्पीकिंग ऑर्डर पे वो क्लियरली मेंशन करता है कि आपको कितने साल के लिए चार्जशीट दिया जा रहा है या क्या इसमें पनिशमेंट दिया जा रहा है, और आप किसको अपील करेंगे, तो क्लियरली मेंशन रहता है स्पीकिंग ऑर्डर में। विच कैटेगरी आप पास या PTO फैसिलिटीज एडमिसिबल टू ग्रुप A ग्रुप B। अब देखिए, ग्रुप A ग्रुप B को फर्स्ट क्लास A दिया जाता है, और जो बाकी के लोग हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी फर्स्ट क्लास पास मिलता है, और सेकंड AC ये नहीं होता है, थर्ड AC ये रहता है, वो मिलता है। तो यहाँ पर ग्रुप A ग्रुप B के लिए दिया है। पास रूल का अलग बना हुआ है वीडियो, तो उस पर देख लीजिए। इसमें फर्स्ट क्लास A पास दिया जाता है। अब आपको बता दूँ, फर्स्ट क्लास का पास, फर्स्ट क्लास A पास, फर्स्ट क्लास का A पास अगर जिसको मिलता है वो राजधानी और बाकी गाड़ियों में जो फर्स्ट AC होता है उसमें ट्रेवल कर सकते हैं 1/3 डिफरेंस पेड करके। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास का पास मिला है तो आप सेकंड क्लास में, सेकंड AC में तो ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं, बट फर्स्ट AC में ट्रेवल करना है तो फर्स्ट AC और सेकंड AC का फुल डिफरेंस पेड करना होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बढ़िया डिफरेंस है। और सभी जो है ग्रुप A ग्रुप B को 6 सेट पास मिलता है पर ईयर, और ग्रुप C को आपका, सभी तो ग्रुप C और ग्रुप D जितने भी हैं इनको 3 सेट मिलता है पर ईयर। ये भी आपका तैयार हो गया। व्हाट एक्शन हैज ए रेलवे सर्वेंट टू इंश्योर एज पर रूल 3/1/1 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। अब ये क्या है, जो आपका 3/2/1 के तहत मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, और 3/2/2 के द्वारा आपका ये है, और 3/2/3 के द्वारा अनबिकेमिंग ऑफ द रेलवे सर्वेंट, कुछ भी नहीं करना है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में क्या कवर नहीं है? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेंटेन कर्टेसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक, ये तो करना ही है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज आर मे बी कॉन्ट्रेरी ऑफ एनी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये तो मेंटेन करना है। नो रेलवे सर्वेंट शैल गिव आर टेक टू अबेट, डोरी नहीं लेना है, यानी न देना है न लेना है आपको डोरी। रेलवे सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये नहीं है, तो आप ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फॉर द पर्पज स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड, DCDR के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7 जो होता है ये अपॉइंटमेंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होता है। रियोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए ये सब 4 होता है, यूज किया जाता है। और प्लेसिंग एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन के लिए ये सब 1। ठीक है, और अगर डीम्ड सस्पेंशन हो तो वहाँ पर ये सब 2। ठीक। एज पर DAR रूल नंबर 1966, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल पे बाई 1 स्टेज, ये बाई 1 स्टेज किस में है? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स विदाउट कुमुलेटिव इफेक्ट, माइनर पेनल्टी है। ठीक है, माइनर पेनल्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट पोर्टल डील्स विद द पासिंग बिल बाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट? अकाउंट डिपार्टमेंट से पासिंग बिल, देखिए क्या होता है, ये 4 क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, आप इसको लिख लीजिए। आई पास क्या है? इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, चूँकि अकाउंट्स में यही यूज होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। ये क्या है? लिम्स लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट
एंड ब्रीफिंग सिस्टम। लिम्स ये जो लीगल डिपार्टमेंट है रेलवे का वो डील करता है लिम्स। और अर्पण क्या है? ऑटोमेटिक रेलवे पेंशन अकाउंटिंग नेटवर्क, ये जो है पेंशन के लिए सिस्टम है। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच रूल ऑफ द डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफ चार्ज इज नॉट मैंडेटरी इन सर्टेन कंडीशंस? वेरी गुड आंसर। और मैंने जो अभी DAR रूल बनाया है उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किस कंडीशन में इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है, जिसको बहुत सारे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आज की डेट में इंडियन रेलवे में यूज कर रहे हैं। वो है रूल नंबर 14/2। बाकी रूल्स में तो आपको SF 5 SF 11 दिए तो इंक्वायरी करना है, बट यहाँ पर नॉन मैंडेटरी क्या किया है? 14/2 में दिया गया है कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये फील होता है कि जो प्रोसीजर दिया गया है इंक्वायरी करने का, दैट इज रीजनेबली नॉट प्रैक्टिकेबल टू कंडक्ट द इंक्वायरी अगेंस्ट द डेलिकेंट एम्प्लॉई, सो दैट ही विल इशू द चार्जशीट अगेंस्ट द 14/2 लगा करके आपको डायरेक्टली रिमूव कर देगा सर्विस से। इसमें आपको अपने को इंक्वायरी करने या बाकी चीज़ों करने का मौका नहीं मिलता है। तो सो दैट ये लाइक दैट जैसे कोई आतंकवादी नेचर का है जिसके खिलाफ हम रीजनेबल तरीके से जो प्रोसीजर दिया गया है नहीं इंक्वायरी कर सकते, या इस तरह की गड़बड़ी कर दिया है कि जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जा रहा है और बहुत हैवी मिस्टेक्स कर दिया है, जो कि कैजुअलिटीज या डिरेलमेंट इस तरह के रिपीटेड कर रहा है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है तो वो रिकॉर्ड करेगा और 14/2 दे करके सीधा चार्जशीट दे देगा, आपको हटा देगा। अगला देखिए, हाउ मेनी फुल सेट प्रिविलेज पास आर गिवन टू ऑफिसर ये क्लास को बताया ना, वे 6 सेट मिलता है पर ईयर यहाँ ईयर पर, और बाकी को जो है 3 सेट मिलता है ग्रुप सी ग्रुप डी को, तो ये ग्रुप A ग्रुप B दोनों को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट बाई सर्टन क्लास ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन इंजरी बाई एक्सीडेंट? इंजरी हो जाता है तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ही लगता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन इज एडमिसिबल फॉर पेंशन इन ओल्ड पेंशन स्कीम ऑन अचीविंग 100 ईयर्स? अब क्या होता है देखिए, पेंशन जिस समय आदमी रिटायर होता है उस समय जो है उसको पेंशन मिलता है, तो पेंशन में एक तो 40% कम्यूटेट कर दिया जाता है जो कि 15 साल बाद रिस्टोर हो जाता है। ठीक, ये आपको एडिशनल जानकारी हो गई। दूसरा, ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन क्या होता है? ये जब 80 साल का एज हो जाता है, 80 से 85, तो आपको 20% मिलता है, बढ़ जाता है, ये आप नोट कर लीजिए, लेस देन 85। ठीक है, अब यहाँ 85 to 90 यानी 90 कह रहे हैं तो मतलब लेस देन 90 यानी 89 तक आपका 30% है, और 90 to लेस देन 95 आपका 40%, 95 to लेस देन 100 50%, और 100 आर एबव 100 जितने साल जिंदा रहेंगे आपको 100% आपका पेंशन बढ़ जाएगा, यानी 50,000 मिल रहा है तो सीधा 1 लाख हो जाएगा। तो ये क्या है? 100% ऑफ द रिवाइव्ड बेसिक पेंशन। ठीक, विच एमंग्स्ट द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इशूड द जनरल फाइनेंस रूल? जनरल फाइनेंस रूल हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इशू करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, जो सबसे हाईएस्ट होता है फाइनेंस रूल में। एज पर एक्सटेंट रूल ऑफ द रेलवे, व्हेन इज द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिक्वायर्ड सबमिट इन केस ऑफ द वर्क? अर्नेस्ट मनी EMD कहते हैं। EMD जो है एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग टेंडर, ये दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि मतलब इसमें दिखे कि कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड है, मतलब आलतू फालतू लोग न टेंडर के लिए प्रोसेस कर दे, जो काम को ही न कर पाए। दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड सीरियस विद द टेंडर, दे हैव टू सबमिट अलॉन्ग विद द टेंडर ऑफर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्निंग्स इज नॉट इंक्लूडेड इन सन्ड्री अर्निंग? मतलब विविध आय में कौन सा नहीं जोड़ा जाता है? कॉमर्शियल पब्लिसिटी जो करता है, जो इससे इनकम मिलता है वो तो मिलता है, जो आपका एडवर्टीज करता है। रेंट ऑन टोल्स वगैरह पर ये भी आपको सन्ड्री में ही है। रिसिप्ट आप कार पार्किंग वगैरह करते हैं, ये भी सन्ड्री में है। अर्निंग फ्रॉम रेलवे गुड्स जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, चूँकि ये तो मेन जो है अर्निंग है रेलवे का, सन्ड्री अर्निंग
नहीं है, गुड्स ट्रेन अर्निंग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। यहाँ पूछ रहा है नॉट इंक्लूडेड इन सन्डे। ठीक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GT/km? ये तो ग्रास टन किलोमीटर होता है। ग्रास टन किलोमीटर देखिए कहाँ है, ग्रास टन किलोमीटर, तो ये हो गया ग्रास टन किलोमीटर। विच इज करेक्ट प्लान हेड फॉर सेंडिंग प्रपोजल रिलेटेड टू द स्टाफ क्वार्टर? स्टाफ क्वार्टर के लिए प्लान हेड 50-100, ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका वर्कशॉप के रिलेटेड रहता है और प्लान हेड 41 जो है आपका MNP से है। ठीक, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ऑडिट एग्जामिनेशन ऑफ द रेलवे एक्सपेंडिचर? रेलवे एक्सपेंडिचर में ऑडिट एग्जामिनेशन क्या होता है? ऑडिट ऑफिसर वर्क अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ GM/DRM, ये तो नहीं होता है। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज डन आफ्टर एक्सपेंडिचर हैज बीन डन, यस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। धनराशि का व्यय होने के बाद व्यय का अंकेक्षण किया जाता है, ऑडिट किया जाता है जब एक्सपेंड हो जाता है तभी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेम? जेम में क्या होता है? नहीं है। इट इज ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, यस। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज फुली डिजिटल है, यस। सर्विस कैन बी नॉट बी प्रोक्योर्ड इन ऑन जेम, इज नॉट ट्रू। इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस वेंडर रेटिंग, यस। सर्विस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, यस। सर्विस प्रोवाइड किया जाता है भाई। मटेरियल एंड सर्विस बोथ आर प्रोवाइडेड बाय द जेम। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस है तो जिसमें सर्विस भी दिया जा रहा है, IRCTC के हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं तो सर्विस भी दिया जा रहा है, तो यही नहीं है। तो इसमें कह रहा है नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूनिट्स एक्सपेंडिचर ऑपरेशन टू प्रोक्योर द स्टॉक आइटम? स्टॉक आइटम रेलवे में स्टॉक आइटम PU 27 प्रोडक्ट प्राइमरी यूनिट 27, और ये नॉन स्टॉक आइटम के लिए है, नॉन स्टॉक, ठीक है, नॉन स्टॉक के लिए 28। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन डिफाइंस इनएक्टिव स्टोर्स? इनएक्टिव स्टोर कई टाइप के होते हैं, जिसमें इनएक्टिव रहता है कि अगर 12 मंथ से ज़्यादा इशूज न किया गया हो कोई आइटम तो इनएक्टिव हो गया। और सरप्लस स्टोर भी रहता है जहाँ पर 24 मंथ होता है कि अगर 24 मंथ से ज़्यादा समय तक नहीं निर्गत किया गया है तो वो हो गया सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पर इनएक्टिव स्टोर की बात कर रहा है तो आइटम विच आर नॉट इशूड फॉर 12 मंथ्स, ठीक। आइटम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज मिनिमम टोटल वैल्यू इन ABC? सबसे हाईएस्ट ABC में ABC एनालिसिस क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल स्टोर में यूज किया जाता है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू A क्लास का रहता है और सबसे मिनिमम वैल्यू C कैटेगरी का, तो C कैटेगरी आइटम का सबसे कम रहता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑन द रोलिंग स्टॉक ऑफ द फॉलोइंग डिमांड हेड जो रहता है C&W के लिए फॉलोइंग डिपार्टमेंट एक्सपेंस रोलिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग बोल रहा है, ऑपरेटिंग का रोलिंग स्टॉक जो है ये 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 9 किसका है? ये ट्रैफिक का है। और 7 क्या है? 7 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, ये C&W से है डिमांड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। 8 नंबर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में है 6, और 7 रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, यहाँ C&W का, ये प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ये ट्रैफिक का है, और 10 नंबर जो है फ्यूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, 6th एंड 7 डिजिट PL नंबर। देखिए PL नंबर 8 डिजिट का होता है, तो इसमें भी आप नाप लीजिए कि 5th, 6th एंड 7 2 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 1 रहता है, 2 2 4 3 7 1 8, ये एक तो चेक डिजिट हो जाता है। ये जो है सीरियल नंबर ऑफ आइटम होता है, और ये आपका रहता है सब ग्रुप, और ये पहला 2 डिजिट मेजर ग्रुप। तो यहाँ पर 5th, 6th, 7th करा है तो ये सीरियल नंबर ऑफ आइटम। With reference to the revenue expenditure of railway, which of the following major head directly related to the expenditure on repair and maintenance of the C&W? C&W से कौन है? 6 नंबर इज द C&W है। और ये 5th नंबर कौन हो गया? इसमें आगे मोटिव पावर लगा है तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस लोको का हो गया, ये लोको या मोटिव पावर कह सकते हैं। 4 नंबर जो है ये आपका पीवे से हो गया, पीवे का है, ठीक। तो ये जो है आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिमांड नंबर है, तो कैरेज एंड वैगन का 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन नहीं कवर्ड है?
तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू रोलिंग स्टॉक कैपिटल में, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन ये भी है, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी ये तो रिवेन्यू में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अनकवर्ड ड्यूज। अनकवर्ड ड्यूज इन केस ऑफ मटेरियल परचेज जब करते हैं तो क्या है, पेंडिंग डिमांड्स फॉर विच परचेज ऑर्डर हैज नॉट बीन इशूड दिस इज कवर्ड। तो यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपकी ये 30 हो गए। थैंक यू साथियों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। अब आपको ये एनालाइज करना है कि ये आपके एलजीएस के लिए कितना उपयोगी है, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि इसमें मैंने कुछ अच्छा बताया है, तो कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ को बनाने के लिए। और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको और आपके भविष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।